जा रही है, आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फंडामेंटल राइट में हम नेक्स्ट देखेंगे राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। और राइट टू प्रॉपर्टी अभी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, या फंडामेंटल राइट में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो है। बट राइट टू प्रॉपर्टी निकाली क्यों गई और राइट टू प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट क्या है, ये हमारे संविधान के बहुत सारे और पार्ट को भी समझने में सहायता देता है, स्पेशली डीपीएसपी, क्योंकि फंडामेंटल राइट के बाद हम डीपीएसपी पढ़ते हैं। अब देखो राइट टू प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट क्या हुआ। राइट टू प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट क्या हुआ, क्योंकि जब हम दोस्तों प्रॉपर्टी की बात करते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, ये हमारे संविधान के ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज एफ और आर्टिकल 31 का पार्ट है, दैट इज अ राइट टू प्रॉपर्टी। ये हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दैट इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। अब दोस्तों सच मानो, देखो राइट टू प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट क्यों है, क्योंकि प्रॉपर्टी को सही मायने में प्रॉपर्टी को अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने डिफाइन किया है। प्रॉब्लम कहाँ पे रहती है राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर, दैट वाज अ सिंस वेरी बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि देखो जो लिबरल्स होते हैं, जो उदारवादी होते हैं, जो लिबरल्स या उदारवादी हैं, ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी इज एन एक्सटेंशन ऑफ माई लाइफ एंड पर्सनालिटी। प्रॉपर्टी मेरे जीवन का हिस्सा है, मेरे श्रम का हिस्सा है। इसका मतलब ये मान लो कि जो उदारवादी किस्म के लोग हैं वो मानते हैं कि प्रॉपर्टी इज अ काइंड ऑफ अ टेंजिबल इनटेंजिबल एलिमेंट ऑफ माई लाइफ विच इज़ रिजल्ट ऑफ माई टैलेंट एंड इफिशियंसी। तो अब देखो जितने, अब मान लो अक्षय कुमार तो जन्मजात ऐसा नहीं था कि बड़े जमींदार परिवार से थे। शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली कभी साइकिल पे किट अपना लेके मैच खेलने आया करते थे। इसलिए अब देखो बच्चों, जब हम ये बात कहते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी, लिबरल्स बिलीव दैट राइट टू प्रॉपर्टी इज द काइंड ऑफ ये हमारे श्रम का भाग है, हमारे व्यक्तित्व का भाग है। यानी हम श्रम कैसे कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हो ये लेबर है, मैं पढ़ा रहा हूँ ये लेबर है। कोई भी आदमी जो हार्ड वर्क कर रहा है उसी तो प्रॉपर्टी बन रही है। तो जैसे मैं अपने हाथ का मालिक हूँ, अपने दिमाग का मालिक हूँ, अपने शरीर का मालिक हूँ, वैसे मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। इसलिए अब देखोगे लिबरल्स मानते हैं विदाउट राइट टू प्रॉपर्टी वी कांट लिव अ लाइफ विद डिग्निटी। ये संपत्ति, यानी सबसे बड़ी संपत्ति, लिबरल्स का मानना है सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, सबसे बड़ी संपत्ति हमारी शरीर है, और माइंड एंड बॉडी, और माइंड और बॉडी। और इस माइंड और बॉडी से जो संपत्ति हमने लिया, जो हमने श्रम किया, वो सब हमारा होता है। इसलिए व्यक्ति का मालिकाना हक होना चाहिए प्रॉपर्टी पर। हु शुड बी द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, ये व्यक्ति होना चाहिए। राज्य का कोई मतलब नहीं है भाई, सरकार हमारी, जैसे सरकार हमारी जीवन कंट्रोल नहीं कर सकती, सरकार हमारे जीवन कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक उसी तरीके से सरकार हमारे प्रॉपर्टी को ऐसे कंट्रोल करेगी। प्रॉपर्टी मतलब जो हमारे घर है, गाड़ी है, वो तो हमारी टैलेंट का पार्ट है, ऑप्शन दैट इज ये तो हमारे व्यक्तित्व का भाग है। इसलिए देखो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिबरल लोग थे, उदारवादी लोग थे, दे वर डिफेंडिंग राइट टू प्रॉपर्टी। वो कहा करते थे अगर राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ। भाई जब राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है तो राइट टू लाइफ का मतलब क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। लेकिन इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी किसका पार्ट है, व्यक्ति के श्रम का। प्रॉपर्टी व्यक्ति के श्रम का पार्ट है।
इट इज अ गिफ्ट ऑफ अ लेबर ऑफ इंडिविजुअल। इसलिए आप देखोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बड़े सारे लिबरल लोग थे, एंड दे वर सपोर्टिंग राइट टू प्रॉपर्टी। वो संपत्ति के अधिकार की बात करते थे, वो संपत्ति के अधिकार की बात करते थे। अब जरा देखो, लेकिन जो सोशलिस्ट थे, इसलिए हमारे यहाँ डिस्प्यूट आया, जो समाजवादी थे, जो सोशलिस्ट थे, द पीपल बिलोंगिंग टू सोशलिस्ट ग्रुप, जो समाजवादी थी, वो कहा करते थे नो, प्रॉपर्टी इज अ गिफ्ट ऑफ सोसाइटी। संपत्ति समाज की देन है। प्रॉपर्टी इज अ गिफ्ट ऑफ कम्युनिटी। संपत्ति समाज की देन है। और अब देखोगे प्रॉपर्टी इज अ गिफ्ट ऑफ अ कम्युनिटी, क्यों ऐसी बात कही जाती है? क्योंकि क्योंकि आज तक दुनिया में, बच्चों जितनी दुनिया में जितनी भी प्रॉपर्टी देखी गई है, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन। दुनिया में कोई प्रोडक्शन इंडिविजुअल नहीं होता। आप देखोगे एग्रीकल्चर, कोई फैक्ट्री एक आदमी चला रहा हो, देखो वर्कर्स तो कलेक्टिव है। अब देखोगे अब टनल टनल कहीं बन रही है, तो सारे मजदूर ही तो काम करते हैं। तो सवाल ये है कि प्रॉपर्टी, इसलिए सोशलिस्ट मानते थे कि प्रॉपर्टी किसका पार्ट होना चाहिए? इट इज ए पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल, नॉट ए पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल, गिफ्ट ऑफ कम्युनिटी। अरे भाई लोग मिलते हैं कहीं, कहीं आप देखोगे फैक्ट्री में, कल कारखाने में लोग मिलते हैं तभी तो काम कोई होता है। तो प्रॉपर्टी अगर गिफ्ट ऑफ कम्युनिटी है तो देयर मस्ट बी ओनरशिप ऑफ कम्युनिटी। तो प्रॉपर्टी पर कम्युनिटी का ओनरशिप नहीं होना चाहिए। इसलिए आप देखोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ और आर्टिकल 31 की बात करते हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आप देखोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट डायमेंशन कहाँ है? आर्टिकल 39 बी एंड सी, दैट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी। ये संविधान का चौथा भाग है, और जिसमें राज्य के निदेशक तत्व की बात की गई, डीपीएसपी की बात की गई है। आप याद रखना, ये 39 बीसी फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, फोर्थ पार्ट है संविधान का। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी का पार्ट है। अभी बहुत बड़ी ध्यान देने की है। अब सोचो डीपीएसपी शुरू होता है आर्टिकल 36 से 51 तक, बट एवरी आर्टिकल इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो जब आप कहते हो कि कुछ आर्टिकल हमें देखना है, तो डीपीएसपी का 39 बीसी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप पूछो क्यों? क्योंकि निदेशक तत्व का ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ है, इस पर बड़ी ज़्यादा डिबेट्स हैं, इसे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है, कोर्ट में मामला आया है, इसलिए ऐसा होता है। एवरी आर्टिकल इज़ नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, बट सम आर्टिकल्स आर फंडामेंटल। तो उन बात को हम बाद में ध्यान रखते हैं कि मान लो कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा। इसलिए आप याद रखो, हर फैक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो 39 बीसी ये सोशलिस्ट प्रोविजन है, जिसमें लिखा हुआ है कि देयर शैल नॉट बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड। कुछ लोगों के हाथों में प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, केवल कुछ लोगों के हाथों में प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। और जो ओनरशिप होगा प्रॉपर्टी का, दैट शुड सब सर्व द कॉमन गुड। तो जो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक होना चाहिए वो समाज की भलाई के लिए आना चाहिए। इसलिए आप देखोगे हमारे निदेशक तत्व की बात ये आती है कि प्रॉपर्टी पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, नहीं राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। देयर मस्ट बी स्टेट कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो राज्य के कंट्रोल में होनी चाहिए, क्योंकि आप देखो दोस्तों, अगर प्रॉपर्टी राज्य के कंट्रोल में होगी तो ये देखो कितनी बड़ी बात है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी, जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओ कितनी फीस लेती है, लेकिन कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ तो वहाँ फीस नेग्लिजिबल है। इससे रेलवे का किराया कम है, क्योंकि वो स्टेट चलाता है। स्टेट इज नॉट वर्किंग फॉर गेटिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट। राज्य इसलिए नहीं होता, राज्य इसलिए नहीं होता कि केवल वो प्रॉफिट कमाए, बल्कि राज्य इसलिए होता है कि स्वाभाविक रूप में वो लोगों की भलाई भी करे।
तो अब आप देखोगे हमारे पूरे राइट टू प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट क्यों आया? क्योंकि फंडामेंटल राइट लिबरल आइडिया है जो कहता है कि इंडिविजुअल इज ओनर, व्यक्ति मालिक है संपत्ति का। और उसके बाद क्या है, 39 BC कहता है कि सोसाइटी इज मोर इम्पॉर्टेंट, कम्युनिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। 39 BC कह रही कम्युनिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट, तो संपत्ति पे कम्युनिटी का कंट्रोल है, इसीलिए देखो कॉन्फ्लिक्ट आया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट राइट। जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी का, एब्सोल्यूट राइट नहीं था, उस पर बड़े सारे रिस्ट्रिक्शन पहले से लगा कर रखे गए थे, इस वजह से डिस्प्यूट हुआ। और आप जानते हो गांधी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीसरा जब प्रोज था गांधी, गांधी बाबा करते थे कि प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के हम केवल ट्रस्टी हैं, हु इज द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज गॉड, गॉड इज ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। तो संपत्ति का मालिक ना इस इंडिविजुअल है ना स्टेट है, इट इज गॉड। तो गांधी बाबा का सब है भूमि गोपाल की, इसे गॉड की बात करते थे। तो अब ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, इसलिए आप देखोगे बड़े सारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे जो सोशलिस्ट बैकग्राउंड से थे, और वो राइट टू प्रॉपर्टी रखने का विरोध करते थे। लेकिन लिबरल कहा करते थे राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होगी तो फिर प्रॉपर्टी का राइट रखने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, दैट बिकम मीनिंगलेस। तो पहले आप प्रॉपर्टी रखो तभी तो बात बनेगी। ये पूरा डिस्प्यूट है इसलिए आप देखोगे राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट क्या है, इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप, व्यक्ति पहले आना चाहिए, समाज पहले आना चाहिए, स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल, स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल, ये सारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्प्यूट कैसे आया, अब जरा इसी बात को देखेंगे, राइट टू प्रॉपर्टी पर इतना डिस्प्यूट क्यों आया? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को देखना हो तो हमें फिर थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे कहीं न कहीं इस बात को भी देखना पड़ेगा कि DPSP 39 BC बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे लिखा गया है 39 BC में क्या लिखा गया है कि देयर शैल नॉट बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड, संपत्ति का केंद्रीयकरण नहीं होगा। और नहीं, यानी संपत्ति का प्रयोग, संपत्ति का उत्पादन ऐसा होगा, समुदाय की भलाई के लिए होगा। और आप जानते हो कि हमारे यहाँ जब हम इंडिविजुअल राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आप याद रखो जिन्हें हम उदारवादी कहते हैं उन्हें कई लोग कहते हैं कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीवादी हैं। पूंजीवादी का मतलब है कि जो संपत्तिशाली है वो भी ठीक है, जो संपत्तिशाली है वो सब अपनी प्रतिभा के कारण है, मेहनत के कारण है। लेकिन जो समाजवादी कहते हैं वो कहते हैं भाई जो संपत्तिशाली है उसने दूसरे को शोषण कर रखा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रखा है। ये डिस्प्यूट कॉन्स्टिट्यूशन में चल रहा था। अब संविधान के लोगों ने उसका बीच का रास्ता निकाला। अब कैसे पूरा डिस्प्यूट हुआ राइट टू प्रॉपर्टी पर, और कैसे राइट 44th अमेंडमेंट आया, इस पूरी हिस्ट्री को आपको बता दें। उसमें कुछ बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट माने जाते हैं, बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट माने जाते हैं। इट मीन्स देयर शैल बी नो कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इट मीन्स देयर शैल बी नो कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड। और सेकंड है ownership and control of property should serve the interest of community. Ownership and control of property should be beneficial for the entire community. तो ये है 39 BC। अब देखो डिस्प्यूट कैसे हुआ प्रॉपर्टी को लेकर। अब आप देखोगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी कैसा था। हमारे मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार से था, राइट टू प्रॉपर्टी इन आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला लिखा गया था आर्टिकल 19F था, जिसमें लिखा गया है कि नागरिक को संपत्ति अर्जित करने और बेचने का अधिकार होगा। एवरी सिटीजन, नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने
और बेचने का अधिकार होगा। अर्जन एवं विक्रय का अधिकार होगा। एवरी सिटीजन मस्ट हैव राइट टू एक्वायर द प्रॉपर्टी एंड डिस्पोजिंग द प्रॉपर्टी। तो नागरिकों क्या है, दे आर एंटाइटल्ड टू एक्वायर प्रॉपर्टी एंड डिस्पोजिंग द प्रॉपर्टी। तो ये आर्टिकल 19 में दे दिया गया, आर्टिकल 19(1)(f) में। और सच मान लो, इसलिए आर्टिकल 19 में सारी बातें कही, बोलने का अधिकार, आने जाने का अधिकार, बसने का अधिकार, ये सारी बातों के लिए पैसा चाहिए। पैसे के बिना सारे अधिकार तो मीनिंगलेस हो जाते हैं, इस वजह से ये राइट दिया गया। दूसरी बात, आर्टिकल 31 में क्या था, आर्टिकल 31 में क्या लिखा गया था, क्योंकि आर्टिकल 31 की बात हमें करनी है और राइट टू प्रॉपर्टी में 91(f) और आर्टिकल 31 दोनों आते हैं। आर्टिकल 31 में बात लिखी गई थी कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। एंड एनी स्टेट कैन डिप्राइव anybody from property according to procedure established by law. It means anybody can be deprived from right to property according to procedure established by law. According to procedure established by law. इसका मतलब है राइट टू प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट राइट बिल्कुल नहीं था, तो कोई भी पार्लियामेंट या असेंबली लॉ बना के हमारी प्रॉपर्टी को ले सकती थी। ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, लॉ बना के लिख सकती थी। और आर्टिकल 31 पे 2 रिस्ट्रिक्शन और लगा के रखे गए थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन क्या था इसमें 2 रिस्ट्रिक्शन था कि स्टेट कैन एक्वायर प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पसेस, और राज्य राइट टू प्रॉपर्टी की जगह था, लेकिन ये बात भी था कि राज्य के द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संपत्ति का अर्जन किया जाएगा। राज्य के द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संपत्ति का अर्जन किया जाएगा। स्टेट कैन एक्वायर प्रॉपर्टी, स्टेट कैन एक्वायर प्रॉपर्टी for subserving the public purposes or for well-being of the community. Simple. State can acquire the property for well-being of the community. इसका मतलब है इंडिविजुअल के लिए नहीं होगा, well-being for community और for common good. स्टेट कैन एक्वायर प्रॉपर्टी फॉर कॉमन गुड, इसका मतलब राज्य लोगों की भलाई के लिए प्रॉपर्टी ले सकता है। और ये बात क्यों रखी गई बच्चों, देखो जब
हमारा संविधान लागू हुआ, तो सच मानो राइट टू प्रॉपर्टी वॉज मोर लाइक इंडिविजुअल, क्योंकि हमारे पास तो जमींदारी थी, तो हर आदमी संपत्ति का, जमीनों का मालिक था। और हमारे यहाँ सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी, तो फैक्ट्री, कल कारखाने, यहाँ तक माइंस, बैंकिंग, सब प्राइवेट हाथों में थे, सब कुछ प्राइवेट हाथों में थे। इसलिए ये महसूस किया गया कि स्टेट के पास इतना पावर होना चाहिए। नहीं तो मान लो स्टेट अगर हाईवे बनाने की कोशिश करता, स्टेट अगर हाईवे बनाने की कोशिश करता, तो लोग कहते हैं दैट इज माई राइट टू प्रॉपर्टी, कैसे बनता? ऐसा हुआ। इसलिए बच्चों देखोगे, आप अपने गांव के आसपास की सड़क को देखोगे, इट इज इन जिग जैग शेप। अगर ये जिग जैग शेप में है, इसका मतलब है कि दैट वाज बिकॉज ऑफ लिटिगेशन। अब जब भी स्टेट प्रॉपर्टी लेने जाता था तो लोग लिटिगेशन कर देते थे, और इसमें क्लैश होना लॉजिकल था। एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू प्रॉपर्टी दे रहा है कि वी कैन एक्वायर प्रॉपर्टी, डिस्पोज प्रॉपर्टी, और दूसरी तरफ कह रहा है कि राज्य ले भी सकता है। और बस राज्य लेगा कैसे? लॉ बनाकर, यानी बिना लॉ के पुलिस हमारी, बिना पुलिस हमारी प्रॉपर्टी नहीं ले लेगी, पुलिस हमारी प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं ले सकती। तो लॉ चाहिए, जब तक स्टेट लॉ नहीं बना पाएगा तब तक पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। अब सवाल यह है कि इसीलिए आप देखोगे दोस्तों, लेकिन एक दूसरी कंडीशन लगा दी कि मान लो कि अगर राज्य लॉ बनाकर सारी प्रॉपर्टी हमारी ले ले, तो भाई जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा? जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसको मिलेगा नहीं मिलेगा? देन द टर्म कंपनसेशन ऑल्सो इंक्लूडेड इन आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 बात कही गई थी कि कंपनसेशन भी व्यक्ति को मिलेगा इफ एनी पर्सन इज डिप्राइव फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी व्यक्ति को राज्य के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा, व्यक्ति को राज्य के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। और आप जानते हो मुआवजा, मुआवजा का मतलब होता है वह राज्य ने आपसे कुछ छीना है, स्टेट विल गिव कंपनसेशन, स्टेट शैल गिव, और स्टेट विल गिव कंपनसेशन। कंपनसेशन इज इंपॉर्टेंट टर्म, मुआवजा दिया जाएगा बिकॉज स्टेट इज डूइंग सम इंजरी, कंपनसेशन टू इंडिविजुअल्स। इसका मतलब है कि हमारी प्रॉपर्टी को खैरात में नहीं ले लिया जाएगा। भाई हमने प्रॉपर्टी बनाई हुई है तो कुछ सोच साच के, मेहनत करके। वैसे देखो दोस्तों, अब प्रॉपर्टी मान लो किसी ने मेहनत कर कमाई, किसी ने हार्डवर्क से कमाई, तब तो ठीक है। अगर सब स्वाभाविक रूप में अगर प्रॉपर्टी किसी को फादर से मिल गई, तब तो उसमें उसका कोई मेहनत नहीं हुआ, और जमींदारी वाली प्रॉपर्टी तो ऐसी ही थी। इसीलिए इसीलिए आप देखोगे प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट आया, तो अब सवाल था कि अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि फंडामेंटल राइट दे भी दिया गया, लिमिटेशन भी लगा दिए गए, इंडिविजुअल को भी राइट दिया गया, कम्युनिटी की भी चिंता रखी गई, तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टिपिकल तो हो ही जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो टिपिकल हो ही जाता है। बट बट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट, अब झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ? आप जानते हो प्रॉपर्टी हमारे पास जब देश आज़ाद हुआ तो बड़े लोगों के साथ प्रॉपर्टी कैसी थी? बफलो थी, काऊ था, गाय भैंस से लेके प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, लंबरदार, जमींदार, पता नहीं तालुकदार, राय बहादुर, कितने कितने लोग थे। अब डिस्प्यूट कैसे शुरू हुआ और कैसे हटा? यही तो बात है, कैसे डिस्प्यूट कैसे हुआ और कैसे सारी बात हटी, यही तो इम्पोर्टेंट है कि राइट टू प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट कैसे हुआ, विवाद कैसे हुआ। और विवाद का पहला कारण आया, देखो, लैंड रिफॉर्म एक्ट। अब देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ाद हुआ तो अब 1952 में पहला चुनाव था, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन वाज सपोज टू हैपन 1952। अब 1952 में पहला चुनाव था, तो ज़रा सोच के देखो, हर पार्टी चाहती थी कि उसको वोट मिले। कांग्रेस कहती थी हम सोशलिस्ट हैं, और हमारे देश में सोशलिस्ट पार्टी अलग से थी, और हमारे देश की पहली जो राइटिस्ट पार्टी थी, जो संपत्ति के अधिकारों के समर्थक थी, उसका नाम था स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी तो बड़ा डिस्प्यूट हुआ, पहले लोकसभा चुनाव होने वाला था, इसीलिए
विभिन्न राज्य के द्वारा, स्पेशली बिहार के द्वारा और अन्य राज्यों के द्वारा लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया। लैंड रिफॉर्म एक्ट, भूमि सुधार अधिनियम राज्यों के द्वारा लाया गया। और एबोलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट, जमींदारी को खत्म करने का एक्ट लाया गया, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि बिकॉज ऑफ लॉ वी कैन डिप्राइव इंडिविजुअल फ्रॉम प्रॉपर्टी। हम ऐसा विधि बना सकते हैं, किसी को प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से हटा सकते हैं। इसमें हुआ कि लैंड रिफॉर्म एक्ट आया, भूमि सुधार अधिनियम आ गया। और जब भूमि सुधार अधिनियम आया और राज्यों ने, अब आप कहोगे सर राज्य क्यों लाए, इसको संसद क्यों नहीं लाई, इसको बिहार लाए, यूपी लाए, तमिलनाडु लाए, तो दोस्तों इसका कारण बता दें। भूमि सुधार अधिनियम राज्य सरकार के द्वारा लाया गया। इट वॉज ब्रॉट अबाउट बाई लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। ये लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट के द्वारा लाया गया। कारण ये था बिकॉज वी आर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम संघीय शासन वाले देश है, जहां लैंड रिफॉर्म और लैंड की जिम्मेदारी 7 शेड्यूल से स्टेट गवर्नमेंट को है। यानी हमेशा याद रखना, लैंड रिफॉर्म पे यूनियन गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकता। लैंड रिफॉर्म को कानून कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाया तो कुछ कहा भी तो होगा। और देखो स्टेट गवर्नमेंट ने कानून क्यों बनाया, स्टेट ने कानून बनाया क्यों, फॉर इम्प्लीमेंटिंग आर्टिकल 39 BC। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हमें 39 BC को इम्प्लीमेंट करना है, हमें 39 BC को लागू करना है। और 39 BC में क्या था कि देयर शैल बी लिमिटेशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड। तो प्रॉपर्टी का ऐसा यूज हो जाए जो पब्लिक यूज में हो जाए, ये 39 BC में था। अब देखोगे इसलिए राज्यों ने कहा भाई हम तो DPSP इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम तो निरीक्षक तत्व लागू कर रहे हैं, और हम लैंड रिफॉर्म लाएंगे, तभी तो सोशल जस्टिस लाएंगे। और सच में दोस्तों देखो, अगर जमीन गांव में एक ही आदमी के पास 100 हेक्टेयर जमीन है, बाकी आदमी के पास जमीन नहीं है, तो जस्टिस तो नहीं है। जस्टिस का मतलब होता है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब परिवार में 5 बच्चे हैं, परिवार 5 बच्चे हैं और चॉकलेट आई, एक ही बच्चा सारा चॉकलेट खा गया, 4 बच्चे देख रहे हैं, अनजस्ट। अरे भाई अगर 10 चॉकलेट आई, 5 बच्चे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, 2-2 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अच्छा मान लो किसी को 3 दे दिया, किसी को 1 दे दिया तो भी चलेगा। अब किसी को 5 चॉकलेट दे दी, किसी को 1 भी नहीं दिया, इट इज अनजस्ट। यही बात तो मामला आया। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाज द मेजर पार्ट ऑफ जस्टिस। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किया जाए, लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सबको तो मिल जाए, तभी तो होगा सबका साथ सबका विकास। अब ये बात लग गया कि अभी होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होगा, लेकिन आप देखते हो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की बारी आई वैसे ही, क्योंकि फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लॉ मेड बाय स्टेट। फंडामेंटल राइट का मतलब है कोई भी लॉ बना दो उससे ज़्यादा फंडामेंटल राइट रहेगा, कोई भी लॉ बना दो फंडामेंटल राइट तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ना। इसीलिए लोगों ने पहली बार इस लॉ को चैलेंज कर दिया गया, और लॉ को चैलेंज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया लैंड रिफॉर्म एक्ट को, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। आप देखोगे कि जमींदारी एबोलिशन एक्ट को। और जैसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों किया गया, पिटिशनर सेज दैट उच्चतम न्यायालय में मामला क्यों पहुंचा, उच्चतम न्यायालय में लोगों ने कहा भाई हमारे फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है। उच्चतम न्यायालय में कहा गया कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1F और आर्टिकल 31 का वायलेशन है, लेकिन लैंड रिफॉर्म एक्ट इसके खिलाफ जाता है। तो आप देखोगे जब फंडामेंटल राइट की बात आएगी तो यही मामला तो आएगा, फंडामेंटल राइट के मामले में यही इशू आएगा। इसलिए आप देखोगे जब फंडामेंटल राइट और लैंड रिफॉर्म एक्ट आपस में टकरा रहे हैं, तब तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। और हुआ क्या, बहुत सारे हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया।
हर जगह कोर्ट ने लैंड रिफॉर्म एक्ट को खारिज कर दिया। लैंड रिफॉर्म एक्ट फेल हो गया, और लैंड रिफॉर्म एक्ट फेल इसलिए हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज गिव मोर प्रेफरेंस फॉर फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 में इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है फंडामेंटल राइट को बचाए, और फंडामेंटल राइट को सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया। अब राज्य के लैंड रिफॉर्म के कानून फेल हो गए। राज्य के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नेहरू जी क्या हो रहा है, हम तो चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि हम तो जीते थे तो हमने कहा था कि एक एक आंखों से एक एक आंसू पोंछ देंगे, यानी वी विल वाइप आउट एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। लेकिन यहाँ तो कुछ काम बन ही नहीं पा रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार बार आ जा रही है। अब महसूस किया गया कि लैंड रिफॉर्म एक्ट में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है, फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई लॉ बन ही नहीं सकता। और हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। और राइट टू प्रॉपर्टी लेना कौन चाहता है, सरकार, स्टेट। और फंडामेंटल राइट मिलता किसके खिलाफ है, स्टेट के खिलाफ है। लॉजिकली स्टेट काम को लोगों ने रोक दिया। इसे फंडामेंटल राइट क्या है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टेट। यही बात मैं बार बार रिपीट किया है। अब बड़ा लफड़ा हुआ, और राज्यों के मुख्यमंत्री ने नेहरू जी को लेटर लिखा कि नेहरू जी, हम तो बिल्कुल पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हम समाजवाद नहीं ला पाएंगे, वी आर अनेबल टू ब्रिंग अबाउट सोशलिज्म, एंड नीड ऑफ आवर इज अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को कम करने का एक ही तरीका था कि देयर इज अ नीड फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बारी आ गई। इसलिए दोस्तों हिस्टोरिकल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। यही प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। तो अब क्या हुआ, संसद ने क्या किया, पार्लियामेंट, नाउ पार्लियामेंट। याद रखो दोस्तों, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट की है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट की नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट कैन मेक अ लॉ, भाई लॉ बना सकता है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट। संसद की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन करना, अमेंड करना। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज वेरी हिस्टोरिकल। तो पहला संविधान संशोधन जो आया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इट वाज अटैक ओवर फंडामेंटल राइट। ये मूल अधिकारों पर हमला था, ये मूल अधिकारों पर हमला था। ठीक वैसा जैसा कि 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान पे किया था, जैसे कि वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारत के ऊपर हमला कर दिया। तो दिस वाज बिग मूवमेंट। अब देखो दैट वाज बिग मूवमेंट कि कैसे दिस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का मतलब है ये तो हमला था, ये फंडामेंटल राइट पे हमला था। और फंडामेंटल राइट पे हमला क्यों था, क्योंकि हम राइट टू प्रॉपर्टी को लिमिट करना चाहते थे, लैंड रिफॉर्म को आगे बढ़ाना चाहते थे। ओनली ऑप्शन अवेलेबल इन हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, ये पहला संविधान संशोधन, ये लैंडमार्क था। और पहले संविधान संशोधन से राइट टू प्रॉपर्टी को सीमित किया गया। और अगर आपको याद होगा, पहले संविधान संशोधन से बड़ी बातें आई, पहले संविधान संशोधन से राइट टू प्रॉपर्टी सीमित किया गया, लेकिन सबसे बड़ा पर्पज क्या था, सबसे बड़ा पर्पज था कि राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार को सीमित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के पावर को सीमित किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। और इसलिए आप देखोगे, हम तो पहले संविधान संशोधन, अभी तो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत की बात है पहले संविधान संशोधन से, अगर आपको याद होगा, 15 में भी अमेंडमेंट हुआ, आर्टिकल 19 में अमेंडमेंट हुआ, 31 में अमेंडमेंट हुआ। हम तो केवल 13 की बात, हम 31 की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले अमेंडमेंट से क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 पहले अमेंडमेंट से आया। आर्टिकल 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पहले अमेंडमेंट से आया। और आर्टिकल 31 अमेंडमेंट, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ मेजर अटैक ओवर फंडामेंटल राइट। पहला संविधान संशोधन तो बहुत बड़ा अधिकार था। किसी बच्चे ने कहा भी है कि क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, बिल्कुल आया। अच्छा, ये भी ध्यान रखने की बात है कि जब भी हम कोई अमेंडमेंट लाते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें एक ही आर्टिकल को अमेंड करते हैं, हम 4-4, 5-5 आर्टिकलों को एक साथ अमेंड कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, तो उसमें तो हमने
लगभग 51 आर्टिकल को चेंज कर दिया था। तो ऐसा हो सकता है, तो ऐसा कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। और पहला संविधान संशोधन से राइट टू प्रॉपर्टी लिमिट कैसे की गई? तो फर्स्ट आर्टिकल 31A जोड़ा गया, 31A, और दिस वॉज अ मेजर अटैक ओवर राइट टू प्रॉपर्टी। तो दोस्तों जब 31A में क्या कह दिया गया, देखो प्रॉपर्टी के बड़े सारे फॉर्म हो सकते हैं भाई। कोई गाय भैंस रख ले अपने पास, बफलो, काउस, ये प्रॉब्लम सरकार को नहीं थी। लेकिन अगर कोई माइंस रख लेगा, सरकार चाहती थी भाई फैक्ट्री हमारे हाथ में हो जाए, कंपनीज हमारे हाथ में हो जाए। इसलिए आर्टिकल 31A से कहा गया कि अब क्या होगा, अब स्टेट क्या ले सकता है, नाउ स्टेट कैन एक्वायर एनी कारपोरेट हाउस, कोई व्यापारिक घराना, अब स्टेट कैन एक्वायर एनी कारपोरेट हाउस, कोई भी व्यावसायिक उद्यम, व्यावसायिक उद्यम पर कंट्रोल कर सकता है स्टेट। नाउ स्टेट कैन एक्वायर कंट्रोल ओवर एनी कारपोरेट हाउस। और आप जानते हो जब कोई कंपनी उपनी बनती है तो उसमें मालिकाना को तो शेयर, जिसके पास 51% शेयर है वो कंपनी का मालिक होता है। इवन नाउ गवर्नमेंट सेड दैट दे विल चेंज द शेयर ऑफ द, और शेयर होल्डिंग, कंपनी की शेयर होल्डिंग को भी चेंज कर दिया जाएगा, स्टेट कर देगी। शेयर होल्डिंग, डायरेक्टर्स, इन सबके राइट को चेंज कर दिया जाएगा, स्टेट को राइट होगा। और खान पर नियंत्रण होगा माइंस पे, राज्य क्या करेगा, खान पर, गोल्ड माइंस, मिनरल्स, माइंस पर कंट्रोल होगा, राज्य का नियंत्रण हो जाएगा। बाकी बड़े बड़े जो जमींदारी थे, स्टेट थे, रैयतवाड़ी, अब देखोगे महलवाड़ी, इन सिस्टम को भी स्टेट कंट्रोल करेगा, तो जमींदारी को भी राज्य नियंत्रण करेगा। स्टेट विल ऑल्सो कंट्रोल हैव ओवर स्टेट, ESTAT, राज्य का जमींदारी पर नियंत्रण होगा। नाउ स्टेट विल हैव कंट्रोल ओवर माइंस, शेयर होल्डिंग, किसी कंपनी के शेयर होल्डिंग को बदल दिया जाएगा, कंपनी को मर्ज कर दिया जाएगा, दो कंपनी को मिला दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अब कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, उसके राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन हो रहा है, अब कोई बात आवाज नहीं उठाएगा। इसका मतलब है 31A ने राइट टू प्रॉपर्टी को बिल्कुल श्रिंक कर दिया। अब राइट टू प्रॉपर्टी व्यक्ति के पास क्या रह गया, भाई अपनी गाय हैं, बछड़े हैं, सब रखो, अपने छोटे मोटे आपके आपके ऑर्नामेंट से रख सकते हो, बाकी जिम्मेदारी अब राज्य के हाथ में होगी। इसका मतलब था अब कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा लैंड रिफॉर्म एक्ट के खिलाफ, और न ही कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा नहीं जमींदारी एबोल्यूशन खिलाफ, अब इसमें कोई जाएगा नहीं सुप्रीम कोर्ट। तो स्टेट 31A से तो राइट टू प्रॉपर्टी एकदम कंट्रोल कर दिया गया। और दूसरी बात है, इसी फर्स्ट अमेंडमेंट से 31B लाया गया, और 31B से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसका मतलब है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल था, और 9वीं अनुसूची किस पर्पज से जोड़ी गई, ओनली फॉर प्रोटेक्टिंग द लैंड रिफॉर्म एक्ट। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, ये बात बहुत जरूरी है। 9th शेड्यूल का ओरिजिनल पर्पज था कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंड रिफॉर्म एक्ट। आप ये देखिए, याद रखना, आज अभी बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि रिजर्वेशन को 9th शेड्यूल में शामिल कर दिया जाए। 9th शेड्यूल इसलिए बना ही नहीं था, 9th शेड्यूल केम बिकॉज ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 9th शेड्यूल इज एक्सटेंशन ऑफ 31B, 31B से 9th शेड्यूल आया। तो 9th शेड्यूल का मतलब रिजर्वेशन से ही नहीं है, 9th शेड्यूल का मतलब केवल और केवल राइट टू प्रॉपर्टी से था। और 9th शेड्यूल क्या बनाया गया, मतलब ऐसा ब्लैक बॉक्स बनाया गया, ऐसा जैसे समुद्र में ब्लैक होल के ऊपर कोई जहाज नहीं उड़ता, वो वैसे 9th शेड्यूल को ब्लैक होल बनाया गया कि अब इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई झांक तक नहीं करेगी कि हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, छीन रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। अब जरा सोच के देखो, अब 9th शेड्यूल को कोई सी पार्लियामेंट्री
जब मान लो कि अब नई शेड्यूल किस काम आएगा, तो पहली बात है कि बड़ी, अब ये रिजर्वेशन के लिए नहीं है, नई शेड्यूल इज नॉट फॉर रिजर्वेशन, इट इज ओनली फॉर प्रोटेक्टिंग लैंड रिफॉर्म एक्ट। जिम्मेदारी, सारे कानूनों को इसमें शामिल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो कल हम लैंड रिफॉर्म एक्ट लाएंगे और आप कह दो कि ना भाई मेरे तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अब नई शेड्यूल की बात नहीं जा सकते, क्योंकि लैंड रिफॉर्म एक्ट कौन लाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। बात ध्यान सुनने की है बच्चों, लैंड रिफॉर्म एक्ट पार्लियामेंट नहीं ला सकती, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट लाएगी। लैंड रिफॉर्म एक्ट स्टेट गवर्नमेंट लाएगा। तो लैंड रिफॉर्म एक्ट कौन लाएगा? तमिलनाडु, बिहार, एमपी, ये लैंड रिफॉर्म एक्ट लाएंगे। और लैंड रिफॉर्म एक्ट ये लाएंगे और उसके बाद फिर पार्लियामेंट क्या करेगी? उस लैंड रिफॉर्म एक्ट को वहां डाल देगी नई शेड्यूल में। तो नई शेड्यूल में देखोगे बच्चों क्या लिखा रहेगा कि नई शेड्यूल में क्या शामिल होगा? लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ पंजाब, लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ तमिलनाडु, लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ, ऐसे मोर देन 280 सब्जेक्ट्स आज की डेट में नई शेड्यूल में है। तो स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को पार्लियामेंट ने कहाँ रख दिया? नई शेड्यूल में। तो नई शेड्यूल में क्यों रख दिया? कि अब इस लॉ को इस आधार पे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि वेदर इट इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स और नॉट। जरा सोच के देख लो, इसका मतलब क्या था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट was a major attempt to limit the idea of a judicial review। यानी पहला संविधान संशोधन इस बात का बड़ा प्रयास था कि अब आप किसी तरीके से न्यायपालिका का पुनरावलोकन होगा ही नहीं, अब जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अब जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा किसका? लैंड रिफॉर्म एक्ट का। किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। और इसलिए बच्चों पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और उसे सुप्रीम कोर्ट की पावर को सीमित कर दिया गया और पतंजलि शास्त्री से कहा गया, उस समय जज थे, और पतंजलि शास्त्री से कहा गया महोदय इस काम में मत आना, क्योंकि पार्लियामेंट को थोड़ा सोशल जस्टिस करना है, पार्लियामेंट को जनता की भलाई भी करनी है, अब डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पहला लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, और डेमोक्रेसी में विल ऑफ द पीपल इज मोर इम्पोर्टेंट। डेमोक्रेसी में विल ऑफ द पीपल इज मोर इम्पोर्टेंट। अब जरा सोच के देखो कि अगर हम इस बात को देखें कि अगर डेमोक्रेसी में विल ऑफ द पीपल इज मोर इम्पोर्टेंट, और अब लोकतंत्र में भाई संसद को तो अधिकार ही है, अब पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया, राइट टू प्रॉपर्टी सीमित हो गई, और अब देखोगे बच्चों नई शेड्यूल का डिबेट इसलिए आज तक आता रहता है। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है अगर नई शेड्यूल का एग्जामिनेशन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, इसका सीधा मतलब क्या है? हम किसी भी सब्जेक्ट को नई शेड्यूल में रख दें। इसी लोग कहते हैं कि अरे भैया ये तो चलो कोई भी बात है नई शेड्यूल में आप रख दो, रिजर्वेशन है वही नई शेड्यूल में रख दो। लेकिन हकीकत की बात यह है, आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है कि लैंड रिफॉर्म एक्ट के अलावा जो भी और विषय नए शेड्यूल में रखे जाएंगे उसको हम देखेंगे। इसका मतलब है नई शेड्यूल में सुप्रीम कोर्ट की झांक ताक नहीं होगी अगर वो लैंड रिफॉर्म एक्ट है। तो ये आज कहना गलत है कि रिजर्वेशन के प्रोविजन को नई शेड्यूल में रख दे और सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के IR कोलिहो केस में बात कह दी 2006 में, वह इसका मिसयूज न किया जाए। अच्छा देखो पहला मामला हो गया, तो आप कहोगे सर राइट टू प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट तो यही खत्म हो जाना चाहिए था, नहीं खत्म हुआ। राइट टू प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चलता रहा और मामला बार बार कोर्ट आ रहा था। राइट टू प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट कैसे चलता रहा? अब जरा देखो, ये तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा, फंडामेंटल, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल है, इसने जुडिशियल रिव्यू को रोका। और पिछली बार तो IAS के PT में एक क्वेश्चन भी आया था, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अब देखोगे, अब सवाल है क्या इसी पे मामला खत्म हो गया? तो नहीं। अब देखो इसके बाद क्या मामला आया, जब राइट टू प्रॉपर्टी का जब राइट टू प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चलता रहा, अब देखोगे फिर क्या डिस्प्यूट आया,
और इफेक्ट है। और सब सच मान लो, राइट टू प्रॉपर्टी का आज का जो मामला है ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। मेंस में तो 2-4 लाइन लिख के हम निकल जाते हैं, उसका कोई बहुत रोल होता नहीं। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी सारे मैं केस इसलिए बता रहा हूँ कि दैट इज इम्पोर्टेंट, मे बी इम्पोर्टेंट फॉर पीटी, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। और क्योंकि ये डिस्प्यूट बार बार आते हैं, बड़े लैंडमार्क केस हुए हैं। और बाकी तो मेंस के लिए भाई वो उतना इसका इम्पोर्टेंस रहा नहीं। लेकिन दोबारा क्या डिस्प्यूट हुआ आफ्टर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? हमने तो ये सोचा था कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, अब तो मामला दूर हो जाना चाहिए। लेकिन फिर प्रॉब्लम किस पर आ गई? जब पहला संविधान संशोधन हो गया तब तो ये मामला दूर हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस संविधान संशोधन के बाद भी प्रॉब्लम आ गई। और प्रॉब्लम आई कंपनसेशन को लेकर। अब लोगों ने कहना शुरू कर, चलो भाई राज्य जमीन ले ले रहा, हमें कोई चिंता नहीं है, पहला अमेंडमेंट हो गया, लेकिन हमें स्टेट कंपनसेशन भी दे। ये मामला बेला बंदरजी केस में उठा। बेला बंदरजी की कंपनी को सरकार के लोग गए और औने पौने दाम लेके चले गए। और बेला बनर्जी ने एक ये सुप्रीम कोर्ट में फिर कह दिया, बेला बनर्जी ने कहा कि भाई कंपनसेशन तो दो। तो बेला बनर्जी वाद के पश्चात, बेला बनर्जी केस के पश्चात फिर से फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। अब फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में चौथे संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया? ये कह दिया गया कि भाई देखो, अब फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बात कह दी गई कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विल नॉट बी स्क्रूटनाइज्ड बाय कोर्ट। ये सीधा सा मतलब है कंपनसेशन में कितना हमने दिया ये कोर्ट झांक तक नहीं करेगी। ये पार्लियामेंट काम है, एग्जीक्यूटिव काम है, कोर्ट कैसे क्या मतलब है? कोर्ट का मतलब है ही नहीं है। कोर्ट क्या करेगी इसको लेकर? अब चलो मान लो फिर, अब ये लगा भाई फोर्थ अमेंडमेंट के बाद मामला खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हुआ। और नहीं खत्म हुआ, कारण ऐसा आ गया, कारण ऐसा आ गया दोस्तों, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया। तब तक पावर बदल गया, इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई 67 के बाद। और पूरी इंडियन पॉलिटिक्स में अब नेहरू नहीं रहे, और 67 के बाद से पॉलिटिक्स पूरी चेंज हो गई। हर पार्टी चाहती थी कि हम चुनाव जीत जाएं। अब लोग सभी बात कहते थे प्रॉपर्टी खत्म करो, प्रॉपर्टी खत्म करो, प्रॉपर्टी खत्म करो। किसी का संशोधन मीन्स, संशोधन मतलब बच्चे परिवर्तन, चेंज, दैट इज संशोधन। इसे अपने जीवन में चेंज होता है, संविधान में चेंज होता है। मान लो संशोधन क्या करते हो, कई बार लोग अपने सर में बाल उगवा लेते हैं, संशोधन ही तो है। कई बार लोग मेकओवर कर लेते हैं, फंकी लुक बना लेते हैं, ये संशोधन है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं, चेंज करते हैं। कई बार कार का कलर चेंज करवा दिया, अमेंडमेंट है। अब देखो, अब जरा सोच के देखो, जब ये फोर्थ अमेंडमेंट आया तो अब लगा कि फिर डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम फिर से पैदा कर दी गई। और प्रॉब्लम पैदा हुआ 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, 17वें संविधान संशोधन के बाद। और तब तक ये 67 आ चुका था, इंदिरा गांधी शासन में थी, अब नेहरू जैसा कोई पावरफुल व्यक्ति नहीं रहा, और अचानक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन चेंज हो गया। अचानक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन चेंज हो गया। और बच्चों जरा देखो, जरा जरा देखो किस तरीके से 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पंजाब के भूमि सुधार अधिनियम को द लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब के भूमि सुधार अधिनियम को चैलेंज कर दिया गया 17th अमेंडमेंट में। और सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक केस था गोलकनाथ। गोलकनाथ केस में, इन द इशू ऑफ गोलकनाथ केस, हेनरी गोलकनाथ पंजाब के जमींदार थे, और पंजाब का लैंड रिफॉर्म एक्ट आया और उनकी हजारों हेक्टेयर की जमीन ले ली गई। लैंड रिफॉर्म का मतलब था कि एबोलिशन ऑफ जमींदारी। लैंड रिफॉर्म का मतलब है कि भैया एक आदमी मान लो 2 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर ज्यादा जमीन नहीं रख सकता,
और वो ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता, उसके बाद की सारी ज़मीन किसकी होगी? सरकार की हो जाएगी। उसके बाद फिर सरकार की ज़मीन हो जाएगी। इसका मतलब है हेनरी गोलकनाथ के पास 1000 एकड़ ज़मीन थी, तो सरकार लोगों ने कहा गोलकनाथ जी 5 हेक्टर अपने पास रखो, बाकी सारी 995 हेक्टर हम रखते हैं। हेनरी गोलकनाथ बेचारे दौड़ दौड़ के सुप्रीम कोर्ट में, ना के सुप्रीम कोर्ट में, और गोलकनाथ ने कहा कि माय लॉर्ड, जस्टिस के सुब्बा राव उस समय थे, उनका माय लॉर्ड देखो ये सरकार के लोग आए मेरी जमीन लेके भाग गए। अब जरा से सोच के देखो, अब अगर सरकार के लोग आए और जमीन लेके भाग गए, कितनी बड़ी बात थी। अब इसका क्या किया जाए, और इसीलिए गोलकनाथ चले गए, हेनरी गोलकनाथ चले गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग कह दी कि राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, और जो राइट टू प्रॉपर्टी को छुएगा वो पिटेगा। जो राइट टू प्रॉपर्टी को छुएगा वैसे पिटेगा जैसे राजपाल यादव हंगामा में पिटे थे। अब देख लो, अब बड़ा डिस्प्यूट हो गया, और इसी से अब सरकार के हाथ पांव बंध गए। गोलकनाथ ने कहा अगर राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, तो संपत्ति का अधिकार भी तो फंडामेंटल राइट है, और छूना मना है। 440 वोल्ट करंट लगेगा छूने से तेरे, जो छुएगा वो मरेगा। अब सवाल है कि जैसे गोलकनाथ केस ने डिसीजन दिया 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, गोलकनाथ ने इस केस ने कहा कि भविष्य में ये छूना मना है, तो गोलकनाथ केस से पूछा गया सर ये बताओ जो पहले का फंडामेंटल राइट छू दिया है उसका क्या होगा, तो उनका माफ कर दिया। चलो पहली बात बारी बार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगे मत छूना, इसका मतलब है। इसीलिए अब देखोगे गोलकनाथ केस में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, भविष्य लक्ष्य विधि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, भविष्य लक्ष्य विधि का सिद्धांत। अब भविष्य लक्ष्य विधि का मतलब है गोलकनाथ का डिसीजन आने वाले समय के लिए लागू होगा, पीछे नहीं। इसका मतलब मान लो जो पीछे फंडामेंटल राइट में खरोच वगैरह मार दिया है, कि अब उसको हम खत्म कर दे रहे हैं। जो पीछे फंडामेंटल राइट में खरोच मार दिया है वो तो खत्म कर दे रहे हैं, आगे छूना मना है। ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग कहा गया। अब सरकार में हंगामा मच गया। तब तक हुआ क्या बच्चों, 67 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और जानते थे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता, सिंडिकेट नेता के कामराज, निजलिंगप्पा, मोरारजी भाई देसाई, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, वे इंदिरा गांधी को दबाए रखना चाहते थे। इसलिए इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री हुई तो लोग कहते थे ये गूंगी उड़िया है। राममनोहर लोहिया हमारे कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, वो कहते थे गूंगी उड़िया, इनसे क्या बोलोगे, कुछ बोलोगे तो कुछ जवाब नहीं देंगे। और हुआ मामला 69 का। 69 में कांग्रेस पार्टी बट गई, क्योंकि इंदिरा गांधी किसी भी कीमत पर पार्टी अपना कंट्रोल करना चाहती थी, और मामला था प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। और इंदिरा गांधी ने कहा, उस समय जाकिर हुसैन की डेथ हो गई, जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी, बीबी गिरी उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार होंगे। इंदिरा गांधी ने कहा मुझसे पूछा गया, तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी को लगा यार कमाल की बात है, मैं देश के पीएम हूं और लोग कह रहे मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। अब इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं सबक दिखाऊंगी। इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी जी को बुलाया। इंदिरा गांधी ने कहा मैडम, इंदिरा गांधी ने मैडम क्या बात है। बीबी गिरी को कहा गया, उस समय एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट थे, और प्रेसिडेंट थे एक्टिंग, और वाइस प्रेसिडेंट थे। इंदिरा गांधी का मिस्टर बीबी गिरी, आप प्रेसिडेंट रिजाइन करो, और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से रिजाइन करो, आपको प्रेसिडेंट के चुनाव को लड़ना है। बीबी गिरी चौंके, बीबी गिरी कहा, अरे मैडम क्या बात कर रही हो, कांग्रेस का ऑफिशियल उम्मीदवार तो नीलम संजीव रेड्डी है, और हम कांग्रेस के लोग हैं, आप ऐसा कह रही हो। इंदिरा गांधी ने कहा तुम्हें बस काम करने की जरूरत है, आप वाइस प्रेसिडेंट से रिजाइन करो, और आपको प्रेसिडेंट की इलेक्शन में लड़ना है। और बीबी गिरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, इंडिपेंडेंट। बीबी गिरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, और कमाल की बात है बीबी गिरी चुनाव जीत गए,
और इंदिरा गांधी की विजय हो गई, कांग्रेस पार्टी बट गई। और 69 के बाद अब इंदिरा गांधी ने कहा मैं सोशलिस्ट बनूंगी। अब इंदिरा गांधी का नारा था कि मैं सोशलिस्ट बनूंगी। इंदिरा गांधी ने क्या किया, सोशलिस्ट बनने के कारण कई, अब भाई सोशलिस्ट कैसे होगा, सिर्फ संपत्ति के अधिकार को मारोगे। इंदिरा गांधी ने संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए क्या किया, देखो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया और प्रीवी पर्स को समाप्त करने की घोषणा कर दी। इंदिरा गांधी ने कहा कि प्रीवी पर्स, इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को समाप्त करने की घोषणा की। और आप जानते हो जब भी हमारे यहाँ कोई सरकार की घोषणा आएगी, लोग फिर न्यायालय पहुंच गए। लोगों का भैया ये तो संपत्ति के अधिकार के खिलाफ है। इसी प्रीवी पर्स केस इज पॉपुलरली नोन एज अ आरसी कूपर केस इन सुप्रीम कोर्ट। और प्रीवी पर्स केस में, प्रीवी पर्स का मतलब था कि राजा महाराजाओं को दिया जाने वाला साल का जो भत्ता था, पैसा था, तो राजा महाराजाओं ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अपना मर्जर किया था, तो उनको कहा गया था भाई साल में कुछ आपको पेंशन पैसा वैसा दिया जाएगा। दैट वाज ए प्रीवी पर्स, पैसा, पेंशन, भत्ता, जो भी आप समझ लो। इंदिरा गांधी ने दिया, उधर सुप्रीम कोर्ट ने रद्दी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू प्रॉपर्टी। इंदिरा गांधी ने कहा अरे भाई इतना प्रॉब्लम, फिर राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी हो रहा है, हमारे समाजवाद में, सोशलिज्म में आने में प्रॉब्लम आ रही है। अब सवाल ये है, अब इधर प्रीवी पर्स आ रहा था, तब तक दूसरा क्या, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का केस। प्रीवी पर्स केस का मतलब है जिसको चैलेंज किया गया था आरसी कूपर केस में। आरसी कूपर केस माना गया फेम, सॉरी एक मिनट, सॉरी मैं थोड़ा सा, बच्चों यहाँ पे थोड़ा बस, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का केस आरसी कूपर केस माना गया। आरसी कूपर सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष थे। आरसी कूपर केस और प्रीवी पर्स केस का मतलब है माधवराव सिंधियावाद, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी। माधवराव सिंधिया केस, ये था प्रीवी पर्स, पॉपुलर नाम था प्रीवी पर्स। और इसका सुप्रीम कोर्ट में नाम था माधवराव सिंधिया, पूरा नाम था हिज हाइनेस माधवराव सिंधिया जीवाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस, ये पूरा नाम था। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवी पर्स हटाने के प्रावधान को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने आरसी के ऊपर केस में कहा कि नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन है। अब इंदिरा गांधी को लगा, और इसलिए ये सब काम हो रहा था 69 से लेकर 71 के बीच में। और अब इंदिरा गांधी को लगा कि भाई ये क्या लफड़ा है, जब भी कोई मामला लेके जाओ तो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी आ रहा है। इसलिए इंदिरा गांधी 1971 के चुनाव में आई और इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई और बहनों, अगर ये दोनों बड़े केस लैंडमार्क है, आरसी कूपर केस और माधवराव सिंधिया केस, माधवराव सिंधिया, और ये बड़ा लैंडमार्क आया। और इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई और बहनों, मैं गरीबी दूर करना चाहता हूँ। इस सुप्रीम कोर्ट बाधा बन रही है। और 71 में इंदिरा गांधी को टेस्ट कर, एक तरफ वरिष्ठ नेता थे, एक तरफ इंदिरा गांधी थी। अब जरा सोच के देखो, और दोनों के बीच में लड़ाई थी, कौन चुनाव जीतता है। इंदिरा गांधी ने सारे वरिष्ठ नेताओं को पटकनी दे दी और इंदिरा गांधी चुनाव जीती। क्यों? इंदिरा गांधी ने कहा मैं गरीबी दूर करूंगी। जनता बड़ी बावरी हो गई, अरे मैडम गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ गरीबी दूर हो जाएगी। बच्चे आरसी को, बैंकों का राष्ट्रीयकरण वाद का मतलब आरसी को ऊपर सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष थे। तो अब ये केस आ गया। इंदिरा गांधी 71 में धमाकेदार तरीके से चुनाव जीत गई और उसके बाद तो लोगों ने कहा कि अब इंदिरा गांधी का अब समाजवाद आएगा। इसलिए संपत्ति के अधिकार पर हमला करने के लिए इंदिरा गांधी ने 25th अमेंडमेंट लाया, 25th संविधान संशोधन। अब इन सारी समस्या को दूर करने के लिए इंदिरा गांधी कौन सा संविधान संशोधन लेकर आ रही थी? 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट से क्या किया गया, अब बहुत ही पहली बार निदेशक तत्व के किसी प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट से ऊपर बनाया गया।
पहली बार हुआ 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। आप देखोगे 20 यानी इंदिरा गांधी ने संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया, और पहली बार ये कहा गया आर्टिकल 39 BC is more important than आर्टिकल 14, 19 and 31। ये पहली बार दोस्तों इसे और कंपनसेशन, मुआवजे शब्द को हटा दिया गया। मुआवजे के बजाय क्या लिख दिया गया? राशि, अमाउंट। मुआवजा शब्द हटा दिया गया और मुआवजे के बजाय क्या लिख दी गई? राशि, अमाउंट। ये लैंडमार्क अमेंडमेंट था 25th अमेंडमेंट। पहली बार, बहुत ध्यान सुनने की जरूरत है, पहली बार किसी निदेशक तत्व को फंडामेंटल राइट से ऊपर बना दिया गया। और पहली बार ऐसा हुआ, निदेशक तत्व का आर्टिकल 39 BC जिसमें संपत्ति के नियंत्रण की बात होती है, अब वो आ जाएगा 49, 13 उसके नीचे फंडामेंटल राइट नीचे। इंदिरा गांधी ने कहा देखो भाई मैं समाजवादी हो गई, और तब तक इंदिरा गांधी ने कहा न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। ये कंपनसेशन हटा ही दिया जाए, लफड़ा ही खत्म। कंपनसेशन अमाउंट में, कंपनसेशन का मतलब है कि हमने आपका नुकसान किया है, अमाउंट का मतलब है कि हमें मर्जी है जो हम दें या ना दें, ये अमाउंट है, कंपनसेशन तो है नहीं। इसलिए अब ऐसा लगा कि राइट टू प्रॉपर्टी दम तोड़ देगा, राइट टू प्रॉपर्टी मर ही गया। इसे 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या जोड़ा गया? 31 आर्टिकल C, क्योंकि 31 ये वो भी तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से था। और राइट टू प्रॉपर्टी को और दबा दिया गया, लगभग राइट टू प्रॉपर्टी का अब लगा राइट टू प्रॉपर्टी डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, और खत्म हो भी गया था। और इंदिरा गांधी समाजवादी बन गई, चैंपियन बन गई। तब तक दोस्तों उसे बार दूसरा मामला आ गया। तब तक 77 में देखो इंदिरा गांधी तो बड़ी धमाकेदार तरीके से चुनाव जीती। 71 में लोगों ने कहा दुर्गा है, देवी है, काली है, लेकिन इंदिरा गांधी इतना पावरफुल बन गई कि इमरजेंसी लग गई 75 में, पावर का मिसयूज कर दिया। उसके बाद 74 में यही जनता उनके खिलाफ आ गई। अब देखो दोस्तों डेमोक्रेसी में कैसे होता है, जिस जनता ने इंदिरा गांधी कंधों पर बैठा रखा था उस जनता ने उनको हटा के फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ? 77 में पहली बार कोई गैर कांग्रेस पार्टी आई, जनता पार्टी सरकार आ गई। तो 1977 में पहली बार ट्रांसफर हुआ पावर का, और जनता पार्टी सरकार आ गई। मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बन गए, और जनता पार्टी गवर्नमेंट ने कहा कि भैया समाजवादी तो हम हैं। इंदिरा गांधी कब समाजवादी हो गई? अब आप जानते हो जैसे कि हमारे यहाँ तो सब पे झगड़ा चलता है कि डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोअर हम हैं, पटेल हमारे हैं, समाजवाद हम हैं। ये सब पॉलिटिक्स में चलता रहता है। अब पॉलिटिक्स में सब चलता रहता है। उसके बाद क्या हुआ? जनता पार्टी ने कहा भाई इंदिरा गांधी नकली समाजवादी थी, सी वॉज अ फेक सोशलिस्ट एंड वी आर द रियल सोशलिस्ट। और जब जनता पार्टी से कहा गया भाई कुछ बताओ कैसे आपको रियल सोशलिस्ट मान ले, तब जनता पार्टी ने 44th अमेंडमेंट ला दिया, 44वां संविधान संशोधन। देन जनता पार्टी गवर्नमेंट केम विथ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और उसी के साथ क्या हुआ? फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी पार्ट 3 से हटा दिया गया। जनता पार्टी ने कहा चलो भाई तो खत्म हो गया। तो अब उसके बाद क्या हुआ? 44th अमेंडमेंट से अब राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ चला गया? आर्टिकल 300A में। इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ इज लीगल राइट। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या हो गया? इज नो लॉन्गर फंडामेंटल राइट बट इट इज अ लीगल राइट। दो बातें कह सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल भी कह सकते हो, लीगल भी कह सकते हो। वेदर यू सी इट इज आप कह सकते हो कि संवैधानिक अधिकार बन गया, फंडामेंटल नहीं। तो फंडामेंटल तो केवल भाग 3 में होता है। ये नाउ इट बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट। और आप ये भी कह सकते हो, और कॉन्स्टिट्यूशनल का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है वो टेक्निकली लीगल राइट ही होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक लिख दिया गया आर्टिकल 300A, अब उस बात से हमें राइट मिलेगा थोड़े, उसके लिए हमें लॉ बनाना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए लीगल बनाना पड़ता है। तो फिर क्या हुआ?
इसे 300A को हम कह सकते हैं लीगल राइट, वैधानिक अधिकार। आप कहोगे वैधानिक अधिकार और मूल, आप वैधानिक अधिकार भी कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी कर सकते हो, दोनों चीज ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 300A में यही बात है कि नो बडी शेल बी डिप्राइव फ्रॉम हिज राइट टू प्रॉपर्टी विदाउट लॉ। यानी कोई भी व्यक्ति संपत्ति के बिना, विधि के बिना अपने संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो बात तो एक ही हो गई। आप कहोगे सर ये बताओ फिर लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस है। अब इतनी बात मैंने कहानी बता दी कैसे फंडामेंटल राइट, अब आप पीछे से भी जा सकते हो, कैसे फंडामेंटल राइट राइट टू प्रॉपर्टी के रूप में हट गया। अब देखो यहाँ से पूरी कहानी आप देख सकते हो कैसे हमारा राइट टू प्रॉपर्टी आया, कैसे सोशलिस्ट लिबरल के बीच विवाद था, और जैसे सोशलिस्ट हावी होते गए राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया। तो फिर आप कह सकते हो सर ये बताओ फंडामेंटल राइट, ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है इधर से, फिर ये इधर से, ये पूरी कहानी आपको मैंने बता दी। अब सवाल है कि फिर फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में क्या फ़र्क है। तो फिर आप कहोगे, लास्ट में आपको यही बता दें कि अगर राइट टू प्रॉपर्टी एक मूल अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, और राइट टू प्रॉपर्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट हो गया, तो क्या फ़र्क आ गया इसमें। राइट टू प्रॉपर्टी एक संवैधानिक अधिकार हो गया या वैधानिक अधिकार हो गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था और राइट टू प्रॉपर्टी जब कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट हो गया, तो इसमें फ़र्क क्या आ गया। तो बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, राइट टू फंडामेंटल राइट के लिए सीधा आर्टिकल 32 में हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। वी कैन अप्रोच डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, we can directly approach Supreme Court for protecting of our right to property। अगर मूल अधिकार होता तो, तभी हम बार बार सुप्रीम कोर्ट में गए। लेकिन लीगल राइट में क्या है, वी कैन अप्रोच हाई कोर्ट, वी कैन अप्रोच हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय को हम उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। यानी सीधे अपील के द्वारा उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, but directly we can approach high court in the legal right और fundamental right। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, फंडामेंटल राइट का मतलब है फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन लॉ, फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन लॉ। भैया देखिए, मूल अधिकार के विरुद्ध संसद की विधि खत्म हो जाएगी। मूल अधिकार के विरुद्ध संसदीय विधि समाप्त हो जाएगी। पार्लियामेंट्री एक्ट, लीगल राइट will be nullified in case of conflict between fundamental right। fundamental right is more important than legal right, क्योंकि फंडामेंटल राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, बट लीगल राइट जो वैधानिक या संवैधानिक विधि में संसद से मिला है, वो वैधानिक अधिकार हमें संसद से मिला है। वैधानिक अधिकार हमें संसदीय विधि से प्राप्त हुआ है। वी आर गेटिंग लीगल राइट फ्रॉम पार्लियामेंट्री एक्ट, और इसी लीगल राइट को देने का भी अधिकार पार्लियामेंट्री एक्ट को, खत्म करने का भी अधिकार पार्लियामेंट की एक्ट को है। लेकिन फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी इनक्रोच बाय पार्लियामेंट्री एक्ट। हाँ, संविधान संशोधन से बदला जा सकता है, बात ध्यान रखने की है, और कई तो ऐसे मूल अधिकार हैं जो संविधान संशोधन से भी यार नहीं बदले जा सकते। इसलिए whenever we are saying fundamental right, that is basically different from legal right। तो लीगल राइट आप याद रखो कभी भी संसद के द्वारा दिया जाएगा, संसद से प्राप्त होगा और संसद समाप्त कर देगी। संसद इसे समाप्त भी कर सकती है। पार्लियामेंट कैन एबोलिश लीगल राइट।
बिकॉज पार्लियामेंट इज प्रोवाइडिंग लीगल राइट, देयरफॉर पार्लियामेंट इज इंटाइटल्ड टू एबोलिश लीगल राइट। लेकिन फंडामेंटल राइट के मामले में ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट को संसद विधि के द्वारा समाप्त नहीं कर सकती। दैट इज अ पॉइंट, दिस इज नोन एज अ फंडामेंटल राइट। अब देखोगे, इसीलिए अभी हमारे 44th अमेंडमेंट से क्या होगा, राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, तो उसका थोड़ा वैल्यू कम हो गया। इसका मतलब दोस्तों, अब पुलिस कप्तान को अब सब इंस्पेक्टर बना दोगे तो ऐसा तो डिमोशन कर ही दिया, हमने राइट टू प्रॉपर्टी का डिमोशन कर दिया। अब बात इतनी बात है। अब आप कहोगे सर फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी के मामले में बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बचे खुचे पार्ट है, थोड़े थोड़े, क्योंकि 30A 30A 31A 31B अभी भी है। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, 31 31A 31B लाया गया था कि फंडामेंटल राइट को हम प्रोटेक्ट करेंगे। 31A एक 31 गायब हो गया, 31A भी वही बने हुए। इसलिए एक रेज्यूटरी राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी हमारे फंडामेंटल राइट रूप में है कि मान लो किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के किसी प्लेस को अगर हम एक्वायर कर रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना पड़ेगा। और किसी किसान के पास थोड़ा ज़मीन है जो उसके सीलिंग में है, जो उसके लिमिटेशन में है, उसको गवर्नमेंट नहीं ले सकती। ये बच्चे कुछ ही बातें हैं, अदरवाइज ये हमारे यहाँ राइट टू प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई। और दोस्तों, राइट टू प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई इसका मतलब है सोशलिज्म के नाम पर ख़त्म हो गई। वैसे अगर राइट टू प्रॉपर्टी जितना लिमिटेशन लगा दिया गया था और नहीं ख़त्म होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इसी के साथ हमारा राइट टू प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट समाप्त। राइट टू प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट समाप्त। ये सवाल पूछना है बच्चों, सवाल पूछ लो आप। तो राइट टू प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट यही है, वो ख़त्म हो गया, वो समाप्त हो गया। अब उसके बाद हम आर्टिकल 32 पर आएंगे, लेकिन अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। तो जो क्वेश्चन आपको पूछना हो, नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। किसी ने कहा सर जमीन पर स्टे क्यों लगाई है? अरे भाई वो डिस्प्यूट है। जमीन पे स्टे का मतलब है कि मान लो कि हम कह रहे हैं मेरी जमीन है, हमारा पड़ोसी कह रहा है हमारी जमीन है, तो हम कोर्ट में जा ही सकते हैं कि नहीं वो हमारा मामला कर रहा है। लेकिन सर बेला बनर्जी केस में कोर्ट ने क्या कहा? बेला बनर्जी केस में कोर्ट ने कहा था कि कंपनसेशन शुड नॉट बी एल्यूसरी। कंपनसेशन मतलब ऐसा ना हो ऊँट के मुंह में जीरा, हमारी 1000 करोड़ की संपत्ति है, 10 रुपये देकर आपने ठगा दिया, ऐसा थोड़ी बनेगा। तो ये कोर्ट ने कहा था। इसी बात पे अमेंडमेंट आया, वो कहा गया नाना भाई amount of compensation will be determined by the court of law, by the government। सरकार तय करेगी। अब जब कंपनसेशन हट गया वही मामला खत्म हो गया। अगर गवर्नमेंट मुआवजा तो फिर क्या? अगर गवर्नमेंट मुआवजा नहीं दे तो क्या करे? तो कोर्ट में कई बार जा सकते हो। अगर कोई बिजनेसमैन मर जाता है तो किसान पर सरकार, अरे भाई अगर बिजनेसमैन मर जाता है तो नॉमिनी होता है, बिजनेसमैन ने किसी को लिखा होगा अपनी वसीयत में ना, संपत्ति उसके पास जाएगी, ऐसे थोड़ी सरकार ले लेगी। किसी केशवन भारती केस क्या है मेरे बच्चों बताऊंगा, आगे बिल्कुल बताऊंगा आधारभूत ढांचे में। अभी थोड़ा वेट कर लो। जैसे बच्चे सर संवैधानिक अधिकार को समाप्त के अधिकार के तहत क्यों लाया जा सकता है? संपत्ति के अधिकार के तहत मतलब समझ नहीं आ रहा बच्चों थोड़ा और। अच्छा मेरी रिक्वेस्ट है जो बच्चे हिंदी में क्वेश्चन पूछे, अगर हिंदी में टाइप करो तो ज़्यादा सीख समझ में आता है। वो अगर आप सवाल हिंदी पूछना चाहते हो देवनागरी लिपि में लिखो, इंग्लिश में पूछना चाहते हो तो फिर रोमन लिपि में लिखो। और किसी ने पूछा है कि हमारी बुक बेस्ट है, इसलिए मैंने कहा बच्चों को पढ़ लो तब आपको लगे पूरी कहानी की तरह आपको बुक समझ में आ गई। लक्ष्मीकांत की बुक देखने में केवल फैक्चुअल है, बहुत कठिन है, ट्रांसलेशन की बड़ी सारी गलतियां हैं, फैक्चुअली बहुत गलतियां हैं, तो आप उसको समझ नहीं पाते। बस कहने, अब मान लो किसी ने कह दिया हुआ लक्ष्मीकांत तो उसके पीछे बच्चे पड़ जाते हैं। इसलिए खुद आप बुद्धिमान हो, आप देख लो उसको। इसने पूछा इंग्लिश में कब? इंग्लिश में नोट्स अभी मिल गया दोस्तों, जब आ जाएगी बुक मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन जो इंग्लिश में नोट्स है वो इक्वल टू बुक है, तो आप उसके लिए कभी वरी मत होना है। दिस वी आर मेंटेनिंग सेम क्वालिटी, क्योंकि हमारे बच्चे सभी हैं तो ऐसा नहीं किसी बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा।
किसी राज्य को विशेष दर्जा मिलने पर क्या फ़ायदा होगा, आगे बच्चे बता देंगे। विशेष दर्जा मिलने पर फ़ायदा होता है कि राज्य को एड ज़्यादा मिल जाता है, अनुदान ज़्यादा मिलता है। राज्य को मान लो कि 10 पर अगर 100 रुपये मिला तो राज्य को 90% अनुदान मिलेगा, 10 ही % लोन होगा। बाकी वहाँ इन्वेस्टमेंट करना आसान होता है, वहाँ पे लगने वाले बिजनेस में टैक्सेस कम हो जाएंगे। ये सारे फायदे होते हैं, जहाँ वहाँ बिजनेस चलाना ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर कोई कैदी जेल में हो तो क्या वो मतदान कर सकता है? नहीं बच्चे, जेल में रखा बना हुआ कैदी मतदान नहीं कर सकता, चुनाव लड़ सकता है अगर उसे 2 साल की सजा नहीं मिली है तो, वो ट्रायल में है तो। अच्छा, ऑप्शनल के लिए मैं, अच्छा खान सर से आप पूछ, मैं खान सर से एक बार बात कर लूँगा, तो जैसा सर कहेंगे वैसा फिर ऑप्शनल की बात होगी। होने के बाद इतने अमेंडमेंट होने के बाद इम्प्लीमेंट हुए, हाँ भाई इम्प्लीमेंट हुए तभी तो। इसे बस संवैधानिक और वैधानिक, भाई संवैधानिक का मतलब जो आर्टिकल में है, वैधानिक का मतलब पार्लियामेंट्री लॉ में है। संवैधानिक का मतलब है संविधान का आर्टिकल, पार्ट, अनुच्छेद, शेड्यूल। वैधानिक का मतलब एक्ट, एक्ट। अब संपत्ति का मूल्य कैसे तय करती है सरकार? देखो देखो, अब तो बच्चे आ जाओ। देखो डेमोक्रेसी में, अब ये मत सोचना कि डेमोक्रेसी में हर चीज लीगल होता है, पॉलिटिकल फैक्टर बहुत बड़ा है। अभी तो अब देखो सरकार ने पूरा लैंड एक्वायर का तरीका बदल दिया है। अभी तो किसी हाईवे के एक्वायर करती है तो मुंह मांगा कीमत दे देती है। आप देखो, पॉलिटिक्स स्टूडेंट हो बच्चों, लॉ, आम किसान कोर्ट में थोड़ी जा सकता है, आम किसान वोट देता है। इसे सरकारें वोट से डरती हैं, लॉ कोर्ट से नहीं डरती। इसलिए सरकार तो आजकल खूब कंपनसेशन दे रही है। अच्छा, किसी ने कहा कि जल्दी, अच्छा बच्चों को भाई एक ऑफलाइन भी क्लास चल रही है, तो जल्दी आपकी क्लास हम डेली ले लेंगे, चिंता मत करो। किसी ने कहा संवैधानिक और वैधानिक अधिकार में अंतर, देखो बच्चों यही है। अच्छा, संवैधानिक और वैधानिक, संवैधानिक और वैधानिक अधिकार में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता बच्चों, लेकिन एक अंतर आप कर सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ संवैधानिक अधिकार वैधानिक हो सकते हैं, लेकिन हर वैधानिक अधिकार संवैधानिक हो जरूरी नहीं है। भाई हमारे यहाँ हर वैधानिक अधिकार संवैधानिक नहीं है, क्योंकि संविधान के पार्ट नहीं है। लेकिन जो संवैधानिक अधिकार होगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें वैधानिक अधिकार बनाना पड़ेगा। तो किसी ने कहा राइट टू प्रॉपर्टी किस आर्टिकल में है बच्चों, तो वो आर्टिकल 300A में है, 300A में है। पहले किस कैसे था, इसमें 19 में था, 19(1)(f)(31) में था, अब किस में है, 300A में है। तो मुझे लगता है गोलकनाथ बड़ोदरा की, तो गोलकनाथ पंजाब के थे, बड़ोदरा के नहीं थे बच्चे। तो मुझे लगता है कि आज आप इतनी ही क्लास, फिर अगली क्लास मिलेंगे बच्चों। हमारे पेटेंट की संपत्ति पर भी हमारे अधिकार होंगे, हाँ निश्चित तौर पर आपके अधिकार होंगे। ठीक है, थैंक्स लॉट बच्चों, आज के लिए इतना ही।